मेरा मन कह रहा है ना। आइए बच्चों, ठीक ठाक हैं ना आप लोग? अच्छा, चलिए ठीक भाई। वीडियो पिछला आप देखे होंगे लेक्चर, उसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया था बेटा? उसमें हम लोगों ने रिंग ओपन चैन आइसोमेरिज्म की बात की, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की, और तीसरा अब हम चैन आइसोमेरिज्म की बात करने चल रहे हैं। ओके, तो आइए जरा देखें भाई। चैन आइसोमेरिज्म बेटा हो गया है, हाँ चैन तक हो गए थे। इसमें मेटामेरिज्म हम लोग डिस्कस करना है। तीसरा मेटामेरिज्म कौन सा आइसोमेरिज्म है जरा आप जान लें। इसमें दो या दो से अधिक आइसोमर्स एल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन के अराउंड एल्काइल ग्रुप अलग अलग रखते हैं। हम लिख दे रहे हैं पहले, आइसोमर्स हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप around कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, या कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे कह सकते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये ज़्यादा करेक्ट होगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन? जैसे ये देखना भैया, ऑक्सीजन है, इसके इस तरफ एल्किल ग्रुप अलग अलग हो जाएं। थायो ग्रुप हुआ, NH हुआ, टर्सेरी अमीन हुए, कार्बोनिल ग्रुप हुए, अमाइड ग्रुप हुए, एस्टर ग्रुप हुए, एट्सेट्रा। ढेर सारे सब इसमें आ जाएंगे ऐसे ही। उदाहरण के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम कंपाउंड ये लिए CH2 CH3 CH2 CH3। अगर आप देखें तो यहाँ ऑक्सीजन जो कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर और इधर दो दो कार्बन का रेशियो है, 2:2 के रेशियो में है एल्काइल ग्रुप या कार्बन के चैन। इसी का हम दूसरा आइसोमर बना सकते थे, CH3 CH2 CH2O CH3। अब देखें यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे फंक्शनल ग्रुप को मध्य मान लें तो मध्य के अराउंड देखिए, इधर 3 कार्बन हो गया और इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन का चैन। तो हमको 3 और 1 से मतलब नहीं है, हमको एल्काइल से मतलब है। एल्काइल ग्रुप डिफर कर जाए। इधर देखिए एल्काइल ग्रुप प्रोपिल हुआ, इधर एल्काइल ग्रुप मेथिल हुआ, तो मध्य के अराउंड दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप डिफर करते हैं, जैसे यहाँ 2:2 के रेशियो में थे, इधर 3:1 के रेशियो में आ गए, तो एल्काइल ग्रुप अगर मध्य के अराउंड अगर डिफर करें तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहा जाता है, ऐसे समावयवता को कहा जाता है मध्यावयवता। मध्य के अराउंड अवयव अलग अलग हैं, इसलिए इनको हिंदी में मध्यावयवता कहा जाता है, मध्य के अराउंड देखा जाता है। इंग्लिश में इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। तो कभी कभी अंग्रेजी कम, हिंदी ज़्यादा समझ में आ जाता है, और कभी कभी हिंदी कम, अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आ जाता है। हमें समझना है, हम चाहे हिंदी में समझें और चाहे अंग्रेजी में समझें, चाहे जिस भाषा में समझें, बस बात हमारे दिमाग तक जाना चाहिए। हम ही लोगों की तो बातें हो रही हैं भाई, पढ़ाई की तो बातें, अपनी ही तो बातें हो रही हैं ना। आपके मस्तिष्क तक बात जानी चाहिए भाई, चाहे जिस तरह से जाए। तो ये देखिए, दोनों एक दूसरे क्या हो गए? ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म अक्सर एक और आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे ध्यान से। तो एक एक एग्जाम्पल पहले हम
लेकर के चलें, फिर हम चर्चा भी करते हैं आपके साथ कि ये और कौन कौन आइसोमेरिज्म शो करें। तो पहला एग्जाम्पल हुआ, यहीं पर देखिए। दूसरा एग्जाम्पल जरा इनका ले लीजिए भैया। जैसे ये हुआ CH3 CO CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5। अब अगर हम इनको मध्य मान लें, ऐसे मध्य मान लें इनको, तो इस मध्य के अराउंड देखिए इधर मेथिल है और इधर प्रोपिल है। ये देखना, इधर मेथिल हुआ और इधर क्या हो गया, प्रोपिल। इसी का आप देखिए दूसरा आइसोमर अगर आप लेते हैं, अब देखना इसमें दोनों तरफ इधर भी एथिल हो गया और इधर भी एथिल हो गए। तो देखना इस मध्य के अराउंड, इस मध्य के अराउंड 2:2 के कार्बन के चयन हैं, इधर 1:3 कार्बन के चयन हैं। बात स्पष्ट हुआ। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जब एल्काइल ग्रुप डिफर करते हैं तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं। अक्सर मेटामर एक और विशेष प्रकार के आइसोमर होते हैं। आप जरा बताइए और कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। हम इसको मिटाए दें जरा भैया, मिटा देते हैं। ये देखिए, जरा बताइए अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को अगर आप देखें बेटा, तो देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 2 है ये। और अगर आप इसको देखें 1 2 3 4 5 पेंटेनोन 3 है ये पेंटेनोन 2 है, ये पेंटेनोन 3 है। दोनों में रूट वर्ड सेम है, दोनों में कार्बन का लेंथ बराबर है। अंतर सिर्फ किसका है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का। अगर रूट वर्ड सेम हो, कार्बन के लेंथ सेम हो और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदले, तो ऐसे स्पीसीज एक दूसरे के कौन से आइसोमर कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर। इसी को रीजियोमर्स कहा जाता है, स्थान समावयवता कहा जाता है, स्थान बदलता है इनका। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए भैया ये दोनों कौन कौन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ये देखना, ये मेटामर्स भी शो कर रहे हैं एंड पोजीशन आइसोमर भी शो कर रहे हैं, पीआई भी शो कर रहे हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखें। ये देखना 1 2 पर क्या एक पर क्या लगा है, ये इथॉक्सी ही तो लगा है। तो 1 2 1 एथॉक्सी इथेन। और यहां जरा देखना 1 2 3 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर रूट वर्ड 2 कार्बन का है और यहां पर रूट वर्ड 3 कार्बन का है। इथरल ग्रुप यहां पर भी है, इथरल ग्रुप यहां पर भी अटैच है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या बदल रहा है, कार्बन के चैन बदल रहे हैं, कार्बन की लेंथ बदल रही है, कार्बन के चैन की लेंथ छोटी बड़ी हो रही है। तो जब चैन छोटा बड़ा हो तो इसे हम चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, या उसी को स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, उसी को श्रृंखला समावयवता भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के तो मेटामर हैं ही हैं, मेटामर्स एंड चैन आइसोमर, मेटामर्स एज वेल एज चैन आइसोमर। बात तो स्पष्ट हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है और चैन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है तो हम किसको कहेंगे। तो अगर ऑप्शन में बोथ लगा है तो बोथ, चारों अगर अलग अलग हैं और हमें प्रायोरिटी देनी होगी तो हम मेटामर को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ही अगर आप यहां देखें मेटामर और पोजीशन आइसोमेरिज्म में अगर दोनों मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन दोनों पर करेक्ट करना है, बोथ पर करेक्ट करना है। किंतु यदि 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होंगे, हमें एक को टिक लगाना होगा, तो हमेशा मेटामर
अदर आइसोमर पर डोमिनेट कर जाता है। बात स्पष्ट हुआ। टाटोमेरिज्म की बात हम अभी आगे कर रहे हैं, टाटोमेरिज्म का नाम ना लें, मेटा को टाटो से ना जोड़ें, टाटोमेरिज्म की बात अभी आगे होगी बेटा। क्लियर हुई बात? तो इन एग्जाम्पल्स को साथ में आप उतार लें और हम मेटामर को तरजीह दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनको लिख लीजिए जल्दी से। आइए बेटा, पांचवा हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप के द्वारा डिफर करते हों। मतलब कहने क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आर सेम but have different functional group, but they have different functional group, उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफर करता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला एल्काइन एंड डाइईन। ठीक उसके सामने में एक एग्जाम्पल भी लेते हुए चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे एल्काइन हुआ और इसी का डाइईन ले लें। दूसरा जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन ले लें। जैसे ये हो गया RNH2, बल्कि इसको ऐसे ले लें, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन RNH2। एक मिनट, सारे इसको ब्लू से ही करते हैं, जिस कलर में है उसी कलर में रखते हैं। ये प्राइमरी अमीन हुआ, ये सेकेंडरी अमीन हुआ, ये टर्शियरी अमीन हुआ। ये भी तीनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल एंड ईथर हो जाएगा। अल्कोहल एंड ईथर, इसको ब्लैक से कर दें। अल्कोहल एंड ईथर हो गया। उदाहरण के तौर पर जैसे ये हुआ डाईमेथिल ईथर, एथिल ईथर। ऐसे थायाल एंड थायो ईथर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उसी बिरादरी का है। पांचवा एग्जाम्पल जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बहुत, इसमें हम एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इस आइसोमेरिज्म को आप जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। इसी में जो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसे हम टाटोमेरिज्म कहते हैं, हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको बेटा। तो छठवां एग्जाम्पल देख लें, जैसे एसिड एंड एस्टर ले लें। ये हो गया। ये देखना, ये एस्टर है और एक मिनट, ये एसिड है और एक कार्बन यहाँ से घटा दें, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक है, ये देखना 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है और ये मेथिल प्रोपेनोएट हो गया। तो दोनों एक दूसरे क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर हुए। ऐसे सातवां एग्जाम्पल ले लें, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये हुआ आइसोसाइनाइड हो गया। सब कुछ सेम। आठवां एग्जाम्पल ले लें,
साइनेट एंड आइसोसाइनेट, इनमें भी एग्जाम्पल ले लें। ये हो गया साइनेट, आइसोसाइनेट, ये हो गया। भाई ये इतना ग्रुप साइनेट है और ये इतना ग्रुप आइसोसाइनेट है। सब कुछ तो वैसे ही है। यहाँ लिंकिंग ऑक्सीजन से था, यहाँ लिंकिंग नाइट्रोजन से हो गया। जैसे यहाँ लिंकिंग कार्बन से था, यहाँ पे नाइट्रोजन से हो गया लिंकिंग। बात स्पष्ट हुआ। जैसे ये साइनाइड हुआ और ये आइसोसाइनाइड हुए, स्पष्ट। जैसे ये एसिड हुआ और ये एस्टर हो गए। जैसे ये एल्डिहाइड हुआ और ये कीटोन हो गए। क्लियर? तो ये 7-8 एग्जाम्पल आपके सामने हम छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत डिटेल में एंट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इस फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें पता है कि इसमें हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाना होगा, दैट इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। तो इसको पहले जल्दी से आप उतार लें, फिर हम टाटोमेरिज्म की तरफ आते हैं बेटा। आइए बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइसोमेरिज्म हम लोगों को पढ़ना है वो है कीटो इनाल टाटोमेरिज्म, या सिंपली कह सकते हैं उसको टाटोमेरिज्म। आप घर में देखें, घर में जिस बच्चे का बड़ा लाड़ प्यार होता है, बड़ा मान जान होता है, बड़ा प्यारा होता है, तो उस बच्चे के कई नाम होते हैं। बाबा किसी और नाम से पुकार रहे हैं तो दादी उनको किसी और नाम से पुकार रही हैं, फुफ्फा किसी और नाम से पुकार रहे हैं, मम्मी पापा किसी और नाम से पुकार रहे हैं। क्यों? अरे लाडला है ना घर में। तो जो जितने इम्पॉर्टेंट टाइप होता है या जितने महत्वपूर्ण होता है, जितना प्यारा, जितना लाडला होता है, उसके नाम भी कई होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से टाटोमेरिज्म को आप देख लें ज़रा। टाटोमेरिज्म के भी कई नाम हैं, कई नाम। 10 नाम तो हम आपके सामने लिख मारे हैं, जिनमें सबसे जो कॉमन नाम है वो टाटोमेरिज्म, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म और डेस्मोट्रापिज्म। कभी कभी इनको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी पूछ लेते हैं, कहते हैं। 10 नाम हम इसके लिख दिए हैं और एक तरफ से हम पढ़ दे रहे हैं ताकि आप पढ़ते समय सही पढ़ें। टाटोमेरिज्म, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म, डिस्मोट्रापिज्म, अलीलोट्रापिज्म, ये मीरोट्रापिज्म, क्रिप्टोट्रापिज्म, प्रोटोनोट्रापिज्म। प्रोटोनो मतलब प्रोटॉन का ट्रापिज्म होता है, आना जाना होता है, ऑसिलेशन होता है। स्यूडोट्रापिज्म, झूठे इसको स्यूडो बोलते हैं, होता तो है लेकिन कंपाउंड तो वही होता है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म, चूँकि माइग्रेशन होता है, वह लगातार ऑसिलेट करता है हाइड्रोजन, इसलिए डायनेमिक आइसोमेरिज्म, या इसको मेटोट्रॉपी भी कहा जाता है। तो अगर सवाल पूछ ले कि कौन, आप विकल्प में 4 पूछ ले भाई कौन मेटोट्रॉपी शो कर रहा, तो आप कहेंगे गुरुजी हमको तो मेटोट्रॉपी पढ़ाया ही नहीं गया। सवाल पूछ लिया जाएगा भैया चारों ऑप्शन में कौन डायनेमिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आप कहेंगे गुरुजी हमको तो टाटोमेरिज्म आप पढ़ाए थे, डायनेमिक आइसोमेरिज्म तो पढ़ाए ही नहीं थे। ये किस चिड़िया का नाम होता है? तो सब एक ही चिड़िए हैं, वो उन्हीं चिड़ियों को आप अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, और वो चिड़िया कौन सा है? टाटोमेरिज्म। तो आइए उड़ान भरते हैं इस चिड़िए के साथ। आइए पहला पॉइंट आप ये जान लें, इसमें सबसे पहली बात आप जान लें कि यह एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? क्योंकि दोनों ही कंपाउंड सेम होते हैं। भाई अगर एक कीटोन है तो दूसरा अल्कोहल हो जाता है अनसैचुरेशन के साथ, उसी को हम, चूँकि अनसैचुरेशन की वजह से इन और आल उसमें मौजूद है तो उसको हम इनॉल कहते हैं। एक कीटो फार्म होता है और दूसरा उसी का इनॉल फार्म होता है। तो चूँकि फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, कीटोन से कंपाउंड इनॉल में चला गया, तो इसलिए इनडायरेक्ट आप इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन के माइग्रेशन से। एक स्थान से हाइड्रोजन निकल करके दूसरे या तीसरे एटम पर जाकर के जुड़ जाता है। जो हाइड्रोजन निकलता है या निकल सकता है वो किसी कारणवश निकलता है। ऐसे नहीं कि उसको कुत्ता काटा है या कुत्ता दौड़ाया है तो भाग रहा है, नहीं साहब। कंडीशन ऐसे बनते हैं, सिचुएशंस ऐसी डेवलप होती हैं। अक्सर जहां फंक्शनल पेरेंट चेन में -I ग्रुप अटैच होता है
नाइट्रो ग्रुप हो गए, नाइट्रोसो ग्रुप हो गए, NH ग्रुप हो गए, कार्बोनिल ग्रुप हो गए, एस्टर ग्रुप हो गए, तो ये सब -I ग्रुप होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन खींचिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन निकलने के लिए आतुर हो जाता है, बेताब हो जाता है। ऐसे हाइड्रोजन जनरली लेबाइल नेचर के होते हैं। लेबाइल मतलब जो इजीली निकल जाएं। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं लेबाइल हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। और जितने भी लेबाइल हाइड्रोजन होते हैं 80% केस में अगर देखा जाए तो सब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसीलिए इसमें ज़्यादातर बच्चे रटते हैं, देखते हैं, समझते हैं साहब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, तो वही निकलेगा, वही ट्रांसफ़र होगा, वही माइग्रेट करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें अल्फा के बजाय गामा हाइड्रोजन जाता है। कुछ केसेस में बीटा हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है। तो अब हम अगर रटें कि नहीं साहब अल्फा हाइड्रोजन ही हमेशा माइग्रेट करता है तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम ऐसे याद करें कि साहब लेबाइल हाइड्रोजन माइग्रेट करता है तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कंडीशन उसके साथ ये है कि जिस सेंटर से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है वो sp3 सेंटर होता है। यानी वो एटम अगर नाइट्रोजन से हो रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, कार्बन से हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो जब भी माइग्रेशन होता है जिस सेंटर से, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर होता है। बात स्पष्ट हुआ। कौन कौन से -I ग्रुप हैं जिनके मौजूद रहने से टाटोमेरिज्म पाया जाता है, वो सब सारी बातें हम 1, 2 और 3 पॉइंट में शुरू में ही हमने इसको लिख दिया है। कीटो और इनाल जो होते हैं वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर कीटो का कंटेंट कम होगा तो इनाल कीटो की तरफ भागेगा। इनाल का कंटेंट अगर आप कम करेंगे, यानी उड़ाएंगे, निकालेंगे, स्केप कराएंगे, तो कीटो इनाल की तरफ भागता, मतलब इक्विलिब्रियम में होते हैं। कोई कम हुआ तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड कर जाता है। ली चैटलियर के रूल को या नियम को या प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, इनको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कीटो इनाल में, इनाल कीटो में, क्या हाँ रिएक्शन देगा, फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन वो देगा। 80% अगर इनाल 20% कीटो है तो हम कहेंगे साहब इनालिक कंटेंट ज़्यादा, कीटो कंटेंट कम, लेकिन रिएक्शन मतलब अगर आप केमिकल टेस्ट करें तो दोनों का टेस्ट होगा। सेपरेशन मुश्किल है इनका। इसीलिए जब भी हम आइसोमर्स गिनते हैं कि साहब ये कितने टाइप के आइसोमर्स शो करेगा, तो हम टाटोमेरिज्म को काउंट नहीं करते, उसको 2 नहीं मानते, उसको 1 ही मान सकते हैं। बात स्पष्ट हुआ। इसलिए हम इनको हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आइसोमर 2 तभी बनेंगे जब आप उनको दोनों को सेपरेट कर सके, लेकिन चूंकि कंडीशन है तो हमें पढ़ना है, इसलिए इनको अलग से पढ़ाया जाता है। टाटोमेरिज्म एक अलग आइसोमेरिज्म हो गया। किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स जब आप गिनेंगे तो उसमें टाटोमर को जनरली गिना नहीं जाता, उनके इनालिक फार्म को नहीं गिना, कीटो फार्म गिना जाएगा, इनालिक फार्म को नहीं गिना जाएगा। और अगर कीटो गिना जाएगा तो कीटो का एल्डिहाइड तो बनेगा ही बनेगा। समझ रहे बात। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें अभी हम डिस्कस आगे कर रहे हैं। क्यों टाटोमेरिज्म पाया जाता है, क्यों माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का, कौन सी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, एसिडिक मीडियम में अगर जाएगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बेसिक मीडियम में अगर होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। उन सारी बातों का जिक्र, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग विस्तार से पढ़ने चल रहे हैं। तो तीनों पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। वही बात लिखा है कि इट इज़ एन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको हम जनरली सेपरेट नहीं कर सकते। 2 टाटोमेरिक फार्म, जो 2 टाटोमेरिक फार्म एग्जिस्ट करते हैं, किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं, माइग्रेशन की वजह से। किसके माइग्रेशन की वजह से, लेबाइल हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से। जनरली कौन से हाइड्रोजन लेबाइल हाइड्रोजन होते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और जब भी माइग्रेशन होगा तो कहाँ से होगा, sp3 सेंटर से होगा बेटा। कौन कौन से -I ग्रुप हैं जिनकी वजह से, जिनकी उपस्थित होने की वजह से टाटोमेरिज्म पाया जाता है, कौन कौन, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हुए, नाइट्रो ग्रुप हुए, नाइट्रोसो ग्रुप हुए, और अमीन ग्रुप हुए, इमीन ग्रुप हुए, साइनाइड ग्रुप हुए, एट्सेट्रा। प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बन चैन में, तब वो टाटोमेरिज्म शो करते हैं। तो 1, 2 और 3 इन तीनों बिंदुओं को आप अपनी कॉपी में पहले मेंशन कर लें, फिर हम अभी डिटेल में चर्चा एक एक करके बात आगे करते हैं और छोटी छोटी बातें हम आपको समझाते हैं। बेटा इसको लिख लीजिए जल्दी से। आइए बेटा, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पहले से बना दिए हैं। सातवां एग्जाम्पल दिख रहा है। आइए भाई, अगर हम इसको देखें तो इसको चाहे एल्डो कहें चाहे कीटो कहें, चूंकि उसी का आइसोमर है तो अक्सर हम उस नाम से भी पुकार सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एल्डो या कीटो फार्म।
अभी अपना देखिए टाटोमर कैसे बना रहे हैं बच्चों, कैसे टाटोमर बना रहे हैं। होगा क्या, ये देखना, ये माइनस आई ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन है बेटा, ठीक है। इसके पास मौजूद हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। माइनस आई लगा होने की वजह से, ये देखना ऊपर दिख नहीं रहा था इसलिए मिटा दिए थे उधर, माइनस आई लगा होने की वजह से बेटा ये करता क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ देखिए ये CH2 और यहाँ लगा H। अब ये कार्बन स्ट्रेस कंडीशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन जब खिंचाव होगा तो कोवलेंट के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, तो इधर आया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, बांड यहाँ क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब बांड यहाँ से टूटेगा, हम पूरी मैकेनिज्म अभी दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी सब गंदा 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 लगने लगेगा, ये सब उलझ जाएगा, ख़राब लगेगा। तो हम बस खाली ये दिखा रहे हैं भैया कि यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया और ये बांड शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। पूरी मैकेनिज्म अभी इन एग्जाम्पल को आप देख लें, फिर उसके बाद दर्शन कराते हैं हम आपको बेटा, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करेगा, और देखिए जहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और ये सेंटर देखिए sp3 सेंटर है। तो जब यहाँ से माइग्रेट करेगा बेटा, तो ये देखना OH हुआ, अब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये CH2 हुआ और ये H लगा। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH2 CH OH। अब देखें इसमें ये हो गया इन और ये हो गया आल, तो नाम क्या हो गया, इनॉल। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं भैया, इनॉल फार्म, इसका क्लियर, इनॉल फार्म कहा जा रहा है इनका। ऐसे देखिए ये कीटो फार्म है, हम कीटो का इनॉल बनाने चल रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जाएगा और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे। ये कौन सा कार्बन था, अल्फा कार्बन। तो कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ। सेंटर कैसा था, sp3। याद रखें जब भी माइग्रेशन होगा तो sp3 सेंटर से। अब अगर आप इधर से इधर माइग्रेट कराएं तो ये भी देखिए ऑक्सीजन कैसा हो गया, sp3। यही हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ चले जाएंगे, कंपाउंड फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि मीडियम एसिडिक है कि बेसिक, मतलब मीडियम पोलर है कि ए पोलर, मतलब ए प्रोटिक मीडियम है कि ए प्रोटिक। मीडियम पर भी डिपेंड करेगा कंटेंट इनका कीटो और इनॉल का। रिएक्शन ज़्यादा आगे प्रोसीड करेगा कि रिएक्शन ज़्यादा पीछे प्रोसीड करेगा, वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट कौन सा लेकर चल रहे हैं मीडियम में। अब यहाँ अगर आप देखें बेटा, ध्यान से देखें, अगर कीटो फार्म है, इसका देखिए इनॉल फार्म निकल करके आएगा, CH2 COH CH3। कार्बन से हाइड्रोजन निकल के यहाँ गया, यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया आकर के, और जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो देखिए शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। अब ये सेंटर कैसा हो गया, sp3। अब माइग्रेशन अगर आप उल्टा कराएंगे तो यहाँ से निकला, यहाँ भागेगा और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो माइग्रेशन sp3 सेंटर से देखिए sp2 की तरफ हुआ। ऐसे देखिए यहाँ sp3 से निकल करके यहाँ पर भागा था, ये भी ऑक्सीजन कैसा था, sp2 था। तो जनरली sp3 से sp2 की तरफ भागता है माइग्रेशन। स्पष्ट हुआ, बात क्लियर हुआ। आइए जरा देखें, अब ये इसमें देखिए इन हुआ, डबल बॉन्ड की वजह से इन, और ये हुआ ऑल, तो नाम इसका क्या हो गया, इनॉल। तो इस कीटो का ये इनॉल फार्म है। अब यहाँ देखें जरा, ये कौन सा फार्म भैया, नाइट्रोसो फार्म है। कौन सा फार्म है, नाइट्रोसो फार्म है। हालांकि आपके सिलेबस मुख्य रूप से यही दो कीटो और इनॉल ही मुख्य रूप से हैं, सवाल रेयरली इनसे पूछे गए हैं, लेकिन चूंकि आप टाटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना सारा जरूरी है, आवश्यक है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कीटो इनॉल वाला केस ही है। आपके गुरुजी तो इसको आप पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम आगे आपको मैग्नीशियम पढ़ाएंगे तो बहुत सारे कंपाउंड में इमिडाल बनता है। इमिडाल को टाटोमराइज कराएंगे तो फिर वो एमाइडोम कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे AC फार्म बनता है, AC को जब टाटोमराइज करेंगे तो अपने नाइट्रो फार्म में आ जाएगा, इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये नाइट्रो फार्म है। अब अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ये -I ग्रुप है,
कौन सा ग्रुप है, -I। ये कार्बन कैसा हुआ, अल्फा कार्बन। इसके पास मौजूद हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ही तो लेबाइल है, यही तो उत्सुक है, मचल रहा है मन इसका निकलने के लिए अंदर से, निकल ही गया। ये देखना H यहाँ से भागा, यहाँ गए और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। कंपाउंड क्या बना, ये देखना, बना लो भैया कंपाउंड इसका, ये लो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ जैसे लगा था O वैसे लगा रहने दीजिए। इसे हम कहते हैं AC फार्म। कौन सा फार्म कहते हैं बच्चों, AC फार्म, या इसी को कहा जाता है एसिडिक फार्म। एसिडिक फार्म क्यों, अब इसका H निकल सकता है, ये कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। अक्सर नाइट्रो एल्केन सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वही नाइट्रो एल्केन सॉल्युबल होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। यहां देखें, ये कौन सा फार्म भैया, एमाइडो फार्म है। टाटोमराइजेशन कराइए इसका। अब यहां देखिए दो सिचुएशन है, ये भी sp3 सेंटर, ये भी sp3 सेंटर, इसका भी H लेबाइल है, इसका भी H लेबाइल है। अब सवाल उठता है कौन H ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन H जल्दी निकल सकता है, वही H निकलेगा जिसका एटम के साथ अगर अटैच होगा तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ N और H के बीच हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। अब ज़रा बताइए N और H की पोलरिटी ज़्यादा होगी कि C और H की पोलरिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस N और H के बीच ज़्यादा होगा कि C और H के बीच ज़्यादा होगा, हाँ N और H के बीच ज़्यादा होगा। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा पोलरिटी वहाँ हाई होगी, बॉन्ड पोलर ज़्यादा होगा, टूटने की संभावना ऐसे बॉन्ड के एक्वस मीडियम में ज़्यादा होती है। तो अब माइग्रेशन इधर से ना होकर के माइग्रेशन किधर से हो रहा है, यहाँ से हो रहा, बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाएगा। कंपाउंड देखिए क्या बना, CH3COH और ये हुआ NH। अब ये इमीड हुआ ना, इमीन, इमाइडो, इमीड, और ये हुआ ऑल, तो नाम क्या हुआ, इमीडॉल। ये कौन सा फार्म बेटा, इमीडॉल। इमीडॉल, ये देखिए नाइट्रोसो फार्म हो गए, इनको हम कहेंगे नाइट्रोसो फार्म। नाइट्रोसो फार्म, ये देखना, ये ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ ये, और ये कार्बन देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, अल्फा कार्बन के पास sp3 सेंटर है, ये sp3 सेंटर यहाँ से देखिए माइग्रेट हुआ, इस ऑक्सीजन के पास गया, बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। क्लियर बात, ये हुआ ऑक्सीम फार्म, ऑक्सीमीनो फार्म, ऑक्सीमीनो फार्म, ऑक्सीम और इमीन है, ऑक्सीमीनो फार्म। इनको जरा देख लें भैया, ये इमीन है, इमीन है, क्लियर, इमीन है। अब जरा इमीन का देखें भैया, यहां पर ये देखना, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, और ये कार्बन कैसा है, sp3। आप कहेंगे साहब यहाँ से क्यों नहीं हुआ, अरे sp2 है, यहाँ से माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों, यहाँ से माइग्रेशन होगा sp3 से। अभी देखना, ये भागा यहाँ गया, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो करके यहाँ आएंगे। पहले तो आप टाटोमर बनाना सीख लें, क्यों बनता है ये बात अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जब मोटा मोटी हम चीज़ों को समझा ले जाएंगे तब उसके बाद बात करेंगे आपसे, क्लियर। तो यहाँ देखिए भैया, टाटोमर जरा इसका बनाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा NH2। ये ईन हुआ, ये अमीन हुआ, तो नाम क्या हुआ, इनामीन। इनामीन, कौन सा नाम हुआ भैया, इनामीन। इनामीन फार्म हुए, इन अमीन। यहाँ देखना नीचे साइनिक फार्म है, साइनिक एसिड है, इसका भी टाटोमराइजेशन करा दीजिए। H, ये देखना यहाँ भागेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा
तो डबल बॉन्ड हो गया C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ NH। अगर N से लिंकिंग होगा तो आइसोसाइनिक और O से लिंकिंग होगा तो साइनिक, तो इसको कहा जाता है साइनिक और इसे हम कहते हैं आइसोसाइनिक फॉर्म। एसिड है, एसिड है, स्पष्ट हुआ। अब इन 7 एग्जाम्पल को जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये ऊपर के 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। 90% केस में सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, 10% केस में क्वेश्चंस कहीं कहीं कभी कभी इनसे भी आए हैं। आवश्यक है पढ़ाना, बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ताकि आप जितना पढ़ें पूरा जानें। हम इस पे बहुत फोकस भी नहीं करेंगे, हम आपसे इसी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपके ज़्यादातर इसी के बारे में ही विस्तार से चर्चा किया गया है। एक बात और जान लें, जितने भी केस आप देखें इनमें हाइड्रोजन जो माइग्रेट कर रहा है वो 3 एटम के बीच माइग्रेट कर रहा है, 3 एटम के बीच माइग्रेट कर रहा है। आप देखें हाइड्रोजन यहाँ से निकला, दूसरा एटम छोड़ के तीसरे पे जाके लग गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से निकला पहले से, दूसरा छोड़ा तीसरे पे लगा। यहाँ से निकला, पहला से निकला, दूसरा छोड़ा तीसरे पे लगा। यहाँ देखिए पहले से निकल के दूसरा छोड़ के तीसरे पे लगा। यहाँ देखना, यहाँ से निकला, इसको छोड़ के ओ पर लगा, देखिए उधर पर ओ पे लगा हुआ। जब हाइड्रोजन 3 एटम के बीच ऑसिलेट करे, ऑसिलेट करे, इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा, इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा है, तो ऐसे टाटोमेरिक सिस्टम को ट्रायड सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहा जाता है बच्चों? ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम, ट्रायड। इन सबको कहा जाता है TRIAD, ट्रायड सिस्टम। बात खोपड़ी में गई। और जब 2 एटम के बीच हाइड्रोजन ऑसिलेट करे, यहीं से निकला बगल में खिसक गया, बगल से निकल के फिर इधर खिसक गया, इधर से खिसक के फिर इधर खिसक गया और इसकी वजह से 2 टाटोमर बने, इक्विलिब्रियम फॉर्म में 2-2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हों, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में परसिस्ट कर रहे हों, तो ऐसे टाटोमेरिक सिस्टम को कहा जाता है डायड सिस्टम या डायड सिस्टम। तो ये ट्रायड हुआ, वो डायड हुआ, ये ट्रायड हैं, वो डायड हैं। आप कहेंगे साहब डायड वाले कौन से सिस्टम हैं? तो डायरेक्ट तो सिलेबस में नहीं डायट सिस्टम, लेकिन आगे इनऑर्गेनिक में आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, देखते हैं। अभी हम आपको दर्शन भी करा देते हैं। 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे, जानने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका, जान ले जरा उसको। लेकिन जानने से पहले इसको जरा कॉपी में अपने आप बना लें। पहले हमने यहाँ लिख दिया बेटा कि यदि हाइड्रोजन ऑसिलेट बिटवीन 3 एटम्स, तो इसे कहा जाता है क्या? ट्रायड सिस्टम। और अगर 2 एटम के बीच ऑसिलेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डायड सिस्टम। डायड सिस्टम के 2-3 छोटे छोटे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। हालांकि अगर आपको उदाहरण नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जानना कोई नुकसान देह नहीं है। ये देखना जरा, यहाँ पर कहानी क्या है बेटा, पिक्चर क्या है? ये देखना, हाइड्रोजन ही बगले से माइग्रेट किया, ही बगले शिफ्ट हो गया। यहाँ पर कोई रूल नहीं लगेगा, कोई नियम नहीं लगेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, sp3 सेंटर है कि नहीं है, कोई इससे अस्तित्व से मतलब नहीं है। बस इस कंपाउंड का अस्तित्व है, क्यों है ये आप जान लें। यहाँ माइग्रेशन होता है और ये नॉन सेपरेबल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो H से जब यहाँ जाएगा, ये देखना भैया, ये लग गया H N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। 1 मिनट ऐसे लगेगा, ऐसे इसको लगा दीजिए। यहाँ देखिए C रखिए, यहाँ N रखिए, यहाँ H लग जाएगा। अब ये 2 बॉन्ड हुए, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। चीज़ें स्पष्ट हुई बेटा, एकदम क्लियर हुई? ये देखना, इसको हम कहते हैं साइनाइड और इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। ऐसे देखना, ये नाइट्रोफॉर्म है। यहाँ पर क्या होगा? H भागा इधर, क्लियर? जब H इधर भागेगा, ये देखना HONO, ये हुआ नाइट्राइटो फॉर्म। जब N से लिंकिंग होगा तो नाइट्रो, और जब O से लिंकिंग होगा तो नाइट्रोसो। ऐसे देखना,
अकेला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया कि क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ देखना, एजी भाग के यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो हम बॉन्ड दिखाने रहे, खाली शिफ्टिंग करा रहे हैं। तो इसे हम कह रहे हैं नाइट्रो, और इसी का नाइट्राइटोफार्म है, नाइट्राइटोफार्म। ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं, तो जवाब आएगा हाँ भैया हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी टाटोमेरिज्म शो करते हैं। सामने आपको उदाहरण दिया गया है, लेकिन ये कंडीशंस नहीं परसिस्ट करते, sp3 वाला सेंटर या -I सब लफड़ा नहीं। हाँ कह सकते हैं भाई -I ग्रुप तो है ही, बस वो HS से लग गए हैं, यहाँ सिल्वर से लग गया है। बात स्पष्ट हुआ। तो बहुत डिटेल में हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, बस खाली आप नॉमिनल इसको जानते रहें, पहचानते रहें, समझते रहें। ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। वो अलग बात है कि ज्ञान का प्रदर्शन कौन सा आपको एग्ज़ाम में करना है, वो जब सवाल पूछा जाएगा तब वहाँ पता चल जाएगा। पहले से जानकारी अगर आपको रहेगी, अस्त्र शस्त्र से आप एकदम मजबूत रहेंगे, आपके तर्कस में हर मंत्र से सुसज्जित तीर अगर रहेगा, तो चाहे जिस तीर को निकाल के आप निशाने पर लगा सकते हैं। क्लियर? तो इसको ज़रा भैया बना लीजिए जल्दी से। बेटा टाटोमेरिज्म कैसे होता है, इसकी ज़रा हम लोग पहले मैकेनिज्म जान लें ज़रा। ओके, मैकेनिज्म ज़रा आप जान लें। पहली चीज़ तो आप समझ लें कि जैसे अगर कहीं कंपाउंड लिखा है ऐसे CH3 CO CH3, और इस कंपाउंड का टाटोमर हमें बनाना है, तो अब माइग्रेशन चाहे आप इस तरफ से करें चाहे इस तरफ से करें, किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इसे CH3 CO CH3, यही कंपाउंड है। अब इसका जब टाटोमर बनेगा तो माइग्रेशन चाहे इस तरफ वाले अल्फा कार्बन से करें चाहे इस तरफ वाले से करें, दोनों आइडेंटिकल हैं। किसी भी तरफ से करेंगे कंपाउंड वही बन करके आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, बराबर कार्बन के एल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। तो चलिए हम माइग्रेशन इसी तरफ से कर देते हैं, ऐसे, और बॉन्ड टूटा ऐसे। ये देखना CH2 OH CH3 बना। क्लियर? यहां पर अब अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल कीटोन होता, अनसिमेट्रिकल कीटोन होते, तो अब संभावना दोनों तरफ से पनप रही है, दोनों तरफ से बन रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहां का भी H माइग्रेट कर सकता है, यहां पर का भी H माइग्रेट कर सकता है। बात स्पष्ट हुआ? अब जरा ध्यान दें, जब आप माइग्रेशन इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन का कराएंगे तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH CH3। और जब आप इधर का कराएंगे, इधर वाले का ऐसे माइग्रेशन कराएंगे, तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा CH2 C OH CH2 CH3। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कंपाउंड बनेगा या ये कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड दोनों बन सकते हैं, कंपाउंड दोनों बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये जो आप कीटोन लेकर चल रहे हैं इसको किस मीडियम में लिए हैं, आप एसिडिक मीडियम में लिए हैं कि बेसिक मीडियम में लिए हैं। अभी हम चर्चा करेंगे और पूरी मैकेनिज्म आपको बताएंगे कि जब मीडियम एसिडिक होगा तब किधर से माइग्रेशन होगा, और जब मीडियम बेसिक होगा तब किधर से माइग्रेशन होगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात आप ये जान लें, क्या? ये देखना, ये जो मिथाइल है ये छोटा है, और ये जो मिथाइल है ये हैवियर है। आपके साथ हैवियर क्यों? यहाँ तो CH3 है, यहाँ CH2 है।
अरे भाई इस कार्बन से इधर एल्किल ग्रुप लगे हैं, अगर एक H हटा करके आप एक और एल्किल ग्रुप लगा देते तो इसे हम कहते मोर क्राउडेड एल्काइल ग्रुप, और इसे हम क्या कह रहे हैं, लेस क्राउडेड एल्काइल ग्रुप। ठीक, चाहे इसे आप स्मॉलर एल्किल कहें और इधर वाले को चाहे आप लार्जर एल्किल कह दें, और सरल भाषा में, थोड़ा भाषा टेक्निकल है, मोर क्राउडेड लेस क्राउडेड। अब सवाल उठता है कि किस मीडियम में लेस क्राउडेड हाइड्रोजन का, लेस क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, और किस मीडियम में मोर क्राउडेड का हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। वो बात अभी हम आगे चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो इसको आप दिमाग बैठा लें कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, डिपेंड करता है कि आप मीडियम कौन सा लेकर चल रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जब मीडियम बेसिक होता है तो अल्फा हाइड्रोजन जो रिमूव होता है वो लेस कार्बन से रिमूव होता है। यानी ये जो कंपाउंड जो आप इधर ले जा रहे हैं ये बेसिक मीडियम का है, और जो इधर ले जा रहे हैं ये एसिडिक मीडियम का है। समझ रहे बात? तो यहाँ पर हम देखिए बेसिक मीडियम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, एसिडिक मीडियम लिख दे रहे हैं। बात समझ में आई? चीज़ें क्लियर हुई? क्लियर बात बेटा? तो जब हम मीडियम बेसिक लेंगे तो कहाँ से माइग्रेशन होगा, लेस क्राउडेड एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, और जब हम एसिडिक मीडियम लेंगे तो मोर क्राउडेड से होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में इंटरमीडिएट अलग अलग होते हैं, अलग अलग बनते हैं। क्या बनते हैं, कैसे होता है, वो सब अभी प्रोसेस आगे डिस्कस किया जाएगा बहुत डिटेल में। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहीं पर। एक और एग्जाम्पल ज़रा ले लीजिए भैया, ये देखना। अगर कंपाउंड ये है, अगर कंपाउंड ये है तो अब आप ज़रा देखिए, अब आपको लग रहा होगा यार यहाँ तो बड़ा कार्बन है, बड़ा एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ छोटा एल्काइल ग्रुप है। आपको लग रहा होगा भैया यहाँ का हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि ये sp3 है, और अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन यहाँ से माइग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये sp2 है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए भैया ज़रा बताओ इसका टाटोमर कैसे बनेगा, तो आप टाटोमर देखिए इधर लेकर के आएंगे, ऐसे CH3 CH, यहीं से आप माइग्रेशन करा देंगे, ऐसे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ आ जाएगा OH, ये हो गया CH2। आप कहेंगे गुरुजी इस कंपाउंड का यही टाटोमर बनेगा ही बनेगा। जरा ध्यान दें, एक और भी तो बन सकता था। बोले कैसे? अगर आप यहाँ से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ना ले जाएं, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, और ये क्या हुआ, गामा। यहाँ का हाइड्रोजन लेबाइल है क्योंकि यहाँ का H- ग्रुप से अटैच है। ये देखना, ये ऐसे था ना, ये ऐसे निकल सकता था भैया, ठीक है। और ये H जा करके यहाँ जुड़ेगा, तो अगर ये H जा करके जुड़ा तो इसको बोलते हैं गामा माइग्रेशन। तो अगर गामा माइग्रेशन होगा तो देखिए ऐसे जाएगा भाई, यहाँ से बांड टूटा, यहाँ निगेटिव आया, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ऐसे टूटा। क्लियर बात? हम इधर का भी तब तक हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ निगेटिव आएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये ऊपर का हटा दे रहे हैं, पार्शियल चार्ज हैं सब ये, ठीक है। तो जब बॉन्ड टूट जाएगा तो देखिए सिचुएशन क्या बन करके आएगी, ये देखना जरा, ये देखना, यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ निगेटिव आया, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये CH3। तो ये निगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, नए बॉन्ड बना लेंगे। ये देखना, नहीं पॉजिटिव निगेटिव ये नया बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा निगेटिव पॉजिटिव,
अरे भाई ऐसे देखिए, फिर से हम दिखा दे रहे हैं, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव, ठीक है। तो पुराने बांड टूटेंगे, नए बनेंगे। पुराना बांड यहाँ पर था, ये टूट करके यहाँ और यहाँ बांड डेवलप कर लेगा। तो प्लस माइनस के बीच यहाँ बांड बना, ये हट गया, प्लस माइनस के बीच यहाँ बांड बना, ये हट गया, और यहीं पर H प्लस भी तो था, ये देखना, ये जो बांड टूट चुका था यहाँ से H प्लस के रूप में था, ये भाग करके यहाँ आ जाएगा। तो जब आप यहाँ ले आकर के इसको जोड़ोगे, ये देखना, ये H हुआ, ये भी तो इनाल हुआ और ये भी इनाल हुआ, और ये क्या था इसका, कीटो फार्म था। क्लियर बात। अब सवाल उठता है कि ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, दोनों में कौन कंपाउंड ज़्यादा बन रहे होंगे इस कंपाउंड के, इस कीटो का कौन इनाल ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा होगा। तो कौन ज़्यादा अमाउंट में बन रहा होगा डिपेंड करता है कि किसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा होगी। अब ज़रा यहाँ देखना, ये देखना, डबल बांड सिंगल बांड डबल बांड, और डबल बांड सिंगल बांड लोन पेयर। तो जब कॉन्टिन्यूएशन में रेजोनेंस हो, एक्स वाई जेड ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में जब रेजोनेंस होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू डिसकॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस के। ये देखना, एक्स वाई जेड, ये ऐसे जा रहा, इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है। तो एक इधर गया, दूसरा इधर गया, और यहाँ देखना, एक इधर गया और दूसरा इधर गया, तो सब एक रो में चल रहे हैं, बाइफरकेट नहीं हो रहे। यहाँ देखिए, ये ऐसे और फिर ये ऐसे बाइफरकेट हो रहे हैं। तो जब रेजोनेंस डिसकॉन्टिन्यूअस होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस के स्टेबिलिटी से कम होती, डिसकॉन्टिन्यूअस वाले की कम होती, कॉन्टिन्यूअस वाले की ज़्यादा होती। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है, डबल डबल यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वो बाइफरकेट कर रही। भाई यहाँ तिराहा जा रहा, तिराहा सब इसको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। क्यों? लोन पेयर यहाँ पर भी तो है। बात स्पष्ट हुआ। तो 2 वाले की स्टेबिलिटी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी। तो अब पूछा जाए भाई इसका कीटो का इनाल किस तरफ भागेगा, ज़्यादातर इस तरफ भागेगा। बात स्पष्ट हुआ। तो हमने 1, 2 और 3 एग्जाम्पल का डिस्कशन किया। अब हम लोग मैकेनिज्म की चर्चा करने चल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में अगर जाएगा तो ये क्यों बना, और बेसिक मीडियम अगर आए तो ये क्यों बना। बात स्पष्ट हुआ। तो दोनों की चर्चा हम लोग करने चले। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग इस समय कर रहे हैं बेटा, तो इसको पहले लिख लें, उतार लें, फिर हम चर्चा आगे भी कर रहे हैं।